नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग भिन्न पर चर्चा करेंगे। वर्ग 6 के अंतर्गत भिन्न पढ़ना है आप सबों को। पिछली कक्षा में हम लोगों ने भिन्न के बारे में जाना है कि भिन्न क्या है, उसे हम लोग चित्र के द्वारा कैसे दर्शा रहे हैं, साथ ही साथ समभिन्न या उचित भिन्न जिसे कह रहे थे, विषम भिन्न, मिश्र भिन्न, ये क्या हैं, इनके क्या गुणधर्म हैं, इन पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज की कक्षा में हम लोग भिन्न के और भी कुछ पहलुओं को देखेंगे। आइए आज हम शुरू करते हैं तेजी से। विषम भिन्न या अनुचित भिन्न जो था उसे हम लोग मिश्र भिन्न में कैसे बदल रहे थे, या कभी कोई मिश्र भिन्न में लिखा है तो उसे हम लोग विषम भिन्न में कैसे बदल रहे हैं। आइए तेजी से कुछ उदाहरण के साथ हम लोग देखते हैं। आपको ध्यान होगा विषम भिन्न का अर्थ कैसा भिन्न था बच्चों। विषम भिन्न वैसा भिन्न जिसके अंश का मान बड़ा हो और हर का मान छोटा हो। बिल्कुल आप पहचान रहे हैं, पिछली ही कक्षा में इसकी पहचान हुई है। जैसे लिखा हुआ है 13/5, तो यह भिन्न एक उचित भिन्न नहीं है, यह एक विषम भिन्न है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसे मिश्र भिन्न के रूप में लिखते हैं। इसके लिए जो पूर्ण संख्या इसमें छिपा हुआ है उसे सिर्फ बाहर निकाल देते हैं। पूर्ण संख्या का क्या मतलब है, ये जानने के लिए ये समझिए कि 13/5 जिसे हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका अर्थ है 13 में 5 से डिवाइड करना, भाग लगाना। और जब हम लोग भाग लगाते हैं, जैसे यहीं पर यदि हम भाग लगाएं 5 से 13 में, आपको भाग की क्रिया आती है, खुद से करें और आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार भाग की क्रिया होती है। ये जो होता है ये क्या होता है बच्चों, भागफल। इसे क्या कहते हैं, शेषफल। इसे कहते हैं भाज्य, और जिससे भाग देते हैं उसका नाम हम लोग देते हैं भाजक। भाग की क्रिया से आप पूर्व परिचित हैं। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, मतलब 13 में जब 5 का भाग लगाते हैं तो ये 2 पूरा बट गया आपका। तो 2 जो पूर्ण संख्या है उसे भिन्न से अलग हटाकर लिखते हैं, और भिन्न के रूप में सिर्फ रहता है आपका शेष बटा भाजक, अर्थात 3/5। अब भिन्न का ये जो स्वरूप है, यह स्वरूप ही मिश्र भिन्न कहलाता है। इस वाले स्वरूप को हम लोग मिश्र भिन्न का नाम देते हैं। मिश्र भिन्न क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ रूप भिन्न का भी है और साथ ही साथ पूर्ण संख्या भी है। इसका अर्थ है 2 जोड़ 3/5, यानी 2 पूर्ण भाग एवं किसी एक के 5 भाग में से तीसरा हिस्सा। कहीं पर यदि आपको मिश्र भिन्न ही लिखा मिले तो जरूरत पड़ने पर आप उसको विषम भिन्न में भी बदल सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है 3/2/3। इसका क्या अर्थ समझ रहे हैं हम लोग, 3 पूर्ण हिस्सा एवं भिन्न के रूप में 2/3। तो इसे यदि हमें विषम भिन्न के रूप में लिखना होगा तो हम किस प्रकार करेंगे, जरा ध्यान दीजिए। जो पूर्ण संख्या है उसका इसके हर से हम लोग गुणा करेंगे, और ऊपर में जो है उसमें जोड़ करेंगे, हर में रह जाएगा। अर्थात इसका रूप हो जाएगा 3 × 3 9 जोड़ 2 11/3। ध्यान दीजिए हम लोग कैसे कर रहे हैं, पूर्ण संख्या को हर से गुना करते हैं, उसमें अंश जोड़कर अंश के जगह पर लिखते हैं और हर अपने ही जगह पर रह जाता है। तो इस प्रकार आप किसी मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में और किसी विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में आसानी से बदल सकते हैं। इसके कुछ उदाहरण आप स्वयं से लिखकर या आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है और वहाँ से बना लें, ताकि आप आगे चलकर काफ़ी आसानी से
भिन्नों का स्वरूप चेंज कर सके, जरूरत पड़ने पर उसको परिवर्तित कर सके। पिछली कक्षा में भी इसके कुछ उदाहरण हम लोगों ने देखा था। आइए अब आज की कक्षा हम आगे बढ़ाते हैं, इस आशा के साथ कि आप ऐसे उदाहरण अधिक से अधिक बनाएंगे। आज हम लोग बात करेंगे तुल्य भिन्न की। तुल्य भिन्न, ध्यान दीजिए बच्चों, किसी भी भिन्न के अंश एवं हर में, दोनों में किसी निश्चित संख्या से गुणा अथवा भाग किया जाए तो उसका मान कभी नहीं बदलता है। बहुत ही रोचक बात है, जरा समझिए इस चीज़ को। हम ये कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार का भिन्न है, जैसे उदाहरण से ज़्यादा स्पष्ट होगा, हम लिख रहे हैं 3/5। अब इसके अंश एवं हर दोनों में किसी एक ही संख्या से गुणा अथवा भाग किया जाए तो इसके मान में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, वह उतना ही बना रहता है। अर्थात इस भिन्न के अंश और हर में यदि हम किसी निश्चित संख्या से, जैसे यदि हम 5 से अंश में भी गुना कर दिए और 5 से ही हर में भी गुना कर दिए, तो देखिए इसका क्या मान हो जाएगा, 15/25। आप किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं, जैसे हमने 7 से अंश में एवं 7 से ही हर में गुना किया, तब हमें प्राप्त हुआ 21/35। ध्यान दीजिए, भिन्न 3/5, भिन्न जो गुणा करने के बाद प्राप्त हुआ 15/25 या 21/35, ये सभी भिन्न मान में एक समान हैं। देखने में आपको उसका स्वरूप शकल अलग अलग जरूर लग रहा है, लेकिन ये तीनों ही का मान एक समान है। अर्थात आप कह सकते हैं कि 3/5 वस्तुतः 15/25 के बराबर है और यह 21/35 के बराबर है। और ऐसे अनेकों भिन्न आप ज्ञात कर सकते हैं किसी एक निश्चित संख्या से गुणा अथवा भाग करके। और ये सारे जो भिन्न प्राप्त हो रहे हैं, चूंकि यह मान में बराबर हैं, अतः इसे ही तुल्य भिन्न कहा गया है। तुल्य भिन्न। हमें आशा है आपको समझ में आ रही होगी बात। किसी भी भिन्न के स्वरूप को सिर्फ चेंज करना है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो वे सभी भिन्न आपस में तुल्य भिन्न कहलाते हैं। ये आप गुणा अथवा भाग किसी भी विधि से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक भिन्न है 10/14। ये देखिए एक भिन्न है, इसके अंश के जगह पर है 10 और हर के जगह पर है 14। यदि इसके अंश और हर दोनों में किसी निश्चित संख्या से भाग दिया जाए या गुना किया जाए, जैसे इसके अंश में भी हम 2 से भाग दे देते हैं और हर में भी 2 से भाग देते हैं, तो देखिए क्या प्राप्त हो गया आपको, 5/7। इस प्रकार जो प्राप्त भिन्न है, यह पहले वाले भिन्न का तुल्य भिन्न कहलाता है। सिर्फ कहलाता ही नहीं है, यह मान में भी बराबर है। अर्थात 10/14 और 5/7 दोनों आपस में बराबर हैं। आप समझ रहे हैं तुल्य भिन्न क्या है? बहुत ही मज़ेदार। किसी भी भिन्न के अनगिनत तुल्य भिन्न ज्ञात किए जा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर आपको जैसी आवश्यकता होगी उसके हर के मान को बदलते चलिएगा, अंश भी बदलते रहेगा और उसी भिन्न के बराबर होगा। जैसे कुछ और उदाहरण यदि हम आपको दिखाएं और हम ऐसा लिखें, कोई एक भिन्न है 2/5 का ऐसा तुल्य भिन्न ज्ञात करें जिसका हर 40 हो। ये देखिए, इस बार हमने लिखा है कि 2/5 का एक तुल्य भिन्न आपको ज्ञात करना है।
और आपने अभी जाना है कि किसी भी भिन्न के अनगिनत तुल्य भिन्न होते हैं, आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन कैसा तुल्य भिन्न ज्ञात करना है, मतलब वो वैल्यू में तो बराबर रहेगा लेकिन उसके हर का मान 40 हो। और पहले से जो हमें भिन्न दिया गया है उसमें हर का मान है 5। अब 5 को 40 बनाना है दो विधि से, या तो गुणा से या भाग से, क्योंकि अभी आपने जाना है कि भिन्न के अंश और हर दोनों में किसी भी संख्या से गुणा या भाग करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आइए हम इसके हर को 40 बनाते हैं। तो 5 को 40 बनाने के लिए बच्चों जरा सोचिए क्या करेंगे, हम कितना से गुना करेंगे। बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप। 8 बार यदि पहाड़ा पढ़ते हैं हम 5 का तो 40 की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात 8 से गुना करने पर ऐसा हो जाएगा। लेकिन गणित कहता है कि आप 8 से गुना तो करें लेकिन सिर्फ हर में नहीं, जब गुना करना है तो अंश और हर दोनों में करें। इससे क्या हो जाएगा कि उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और आपने प्राप्त कर लिया 16/40। ये जो प्राप्त किए हैं ये तुल्य भिन्न है, इसका मान 2/5 के बराबर है एवं देखिए हर का मान 40 हो गया। इस प्रकार आवश्यकता अनुसार आप तुल्य भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों तुल्य भिन्न की, और तुल्य भिन्न के बहुत सारे उदाहरण हमने साथ में देखे हैं। जैसे हम यदि कहें कि 3/7 और इसका कोई एक तुल्य भिन्न हम लिखें, जैसे अंश और हर दोनों में यदि 2 से गुना करते हैं तो हो जाएगा 6/14। और जब ये दोनों तुल्य भिन्न हैं तो इनके बीच में हम किस प्रकार का चिन्ह लगाएंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ये मान में दोनों आपस में बराबर है। अब जरा ध्यान दीजिए, पहले भिन्न के अंश और दूसरे भिन्न के हर को यदि गुना किया जाए, ध्यान दीजिए हम क्या कह रहे हैं, पहले भिन्न का अंश को गुणा करें हम दूसरे भिन्न के हर के साथ, दूसरे भिन्न के हर के साथ। आइए करते हैं। तो पहले भिन्न का अंश है हमारा 3 और दूसरे भिन्न का हर है 14, अर्थात हम कह रहे हैं 3 और 14 को गुणा कीजिए। और दूसरी तरफ फिर उसी प्रकार दूसरे भिन्न का अंश और पहले भिन्न के हर का गुणा कीजिए। दूसरे भिन्न का अंश का गुणा कीजिए पहले भिन्न के हर के साथ। आइए हम करते हैं। तो दूसरे भिन्न का अंश हो गया आपका 6 और इसका गुणा करेंगे हम पहले के हर के साथ यानी 7 से। देखिए आपने क्या प्राप्त किया, 3 गुना 14 मतलब हो गया कितना, 42, और 6 गुना 7 का मतलब क्या हुआ, 42। ये एक तुल्य भिन्न के लिए हम लोगों ने ज्ञात किया है। कैसा भिन्न लिए थे हम लोग, तुल्य भिन्न। एक ही उदाहरण नहीं, और भी उदाहरण इसमें लिए जा सकते हैं, या आप स्वयं से लीजिए। अब तो आप तुल्य भिन्न पहचानते हैं, साथ ही साथ बहुत सारा तुल्य भिन्न आप लिख भी सकते हैं। तो किसी 2 तुल्य भिन्न को आप लिखें और उसमें पहले के अंश के साथ दूसरे के हर का गुना एवं दूसरे के अंश के साथ पहले के हर का गुना करके देखें क्या प्राप्त होता है। जैसे हम और भी लिख रहे हैं उदाहरण, लिखा हुआ है 6/9 और एक तुल्य भिन्न इसका हम लिखते हैं 2/3। क्या ये दोनों तुल्य भिन्न हैं? आप खुद से सोचिए, अंश और हर दोनों में हमने 3 का भागा लगाया है, और जब तुल्य भिन्न है तो बीच में चिन्ह लगेगा बराबर का। आइए हम करते हैं पहले का अंश और दूसरे के हर का गुना। क्या प्राप्त हुआ उत्तर, इसी प्रकार दूसरे का अंश और पहले के हर का गुना कीजिए। क्या इस प्रकार प्राप्त उत्तर दोनों जगह समान हो रहे हैं? 1-2 उदाहरण से ही नहीं, कई उदाहरण पर आप इसे चेक कर सकते हैं, कसौटी पर कस सकते हैं, और तब जाकर आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे। जब सब जगह सत्य होगा तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि पहले के अंश और दूसरे का हर का गुणनफल तुल्य भिन्न में
दूसरे के अंश और पहले के हर के गुणनफल के बराबर होता है। और इस प्रकार जो गुणनफल बराबर होता है, ऐसे गुणनफल को हम कैंची गुणनफल का नाम देते हैं। कैंची मतलब कैंची की तरह, इस प्रकार तिरछा गुना कर रहे हैं हम लोग, अंग्रेजी में इसे क्रॉस प्रोडक्ट का नाम देते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट यानी तिरछा तिरछा गुना किस स्थिति में करते हैं, जब तुल्य भिन्न हो तो। और कैंची गुणनफल से जो गुणनफल प्राप्त होता है वह आपस में बराबर होते हैं। आप ये देख रहे हैं, बराबर होता है। तो जब भी कोई दो तुल्य भिन्न दिया रहे और उसमें से कोई एक अंश या हर गायब रहे, तो आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट करके, कैंची गुणनफल करके आसानी से गायब पद को ढूंढ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर आप इस प्रकार समझें, हम कह रहे हैं कि 3/4 एवं 15 कुछ है यहाँ जो गायब है, ये आपस में तुल्य भिन्न है। तो इस गायब पद को ज्ञात करें, क्या होगा। तो अभी हमने क्या सीखा है कि जब दो भिन्न तुल्य भिन्न हैं तो उनका कैंची गुणनफल भी आपस में समान होगा। तो आइए हम करते हैं इसका कैंची गुणनफल। तो क्या प्राप्त होगा बच्चों, हमें प्राप्त होगा 3 गुना गायब पद बराबर होगा 15 गुना 4 का। आइए 3 के रूप में इसे लिखते हैं। 3 गुना गायब पद बराबर 3 गुना 5 गुना 4। क्या हो गया, 3 गुना गायब पद बराबर 3 गुना 20। अब जरा इसकी तुलना कीजिए, ये दोनों आपस में बराबर हैं। इस स्थिति में 3 के साथ किसका गुना है, गायब का, और इधर 3 के साथ किसका गुना है, 20 का। यदि आप उसकी तुलना करेंगे तो स्पष्ट पता लगेगा कि इस गायब के जगह पर कितना होना चाहिए था, 20। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस प्रकार कोई एक पद यदि गायब है तो आप क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से, कैंची गुणनफल की मदद से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आपका क्या काम है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण के कसौटी पर कसना है और इस नियम तक पहुंचना है कि कैंची गुणनफल हमेशा बराबर होते हैं। फिर इस बात का प्रयोग करके, उपयोग करके आप गायब पद को ढूंढें। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपके पाठ्य पुस्तक में हैं। बच्चों, अभी हम लोग बात किए हैं कि जो तुल्य भिन्न है उसका यदि क्रॉस प्रोडक्ट करें, कैंची गुणनफल करें, तो जो प्राप्त गुणनफल है वह बराबर होता है। अब इसी तथ्य को यदि हम थोड़े उल्टे रूप में देखें, पहले से यदि हमें नहीं पता है कि ये दोनों भिन्न बराबर हैं, तुल्य हैं अथवा नहीं हैं, तो आप उसकी जांच कर सकते हैं कि तुल्य है या नहीं। कैसे? ठीक इसी नियम का प्रयोग करके। यदि उसका हम कैंची गुणनफल करें, क्रॉस प्रोडक्ट करें और वो यदि बराबर आ रहा है तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों भिन्न तुल्य हैं। ध्यान दीजिए, हमने पहले क्या कहा, यदि दो भिन्न तुल्य हैं तो उनके कैंची गुणनफल भी तुल्य होंगे। ठीक इसी प्रकार से यदि किसी दो भिन्न के कैंची गुणनफल क्रॉस प्रोडक्ट तुल्य हैं तो वह भिन्न भी आपस में तुल्य भिन्न होगा, उसके मान भी आपस में बराबर होंगे। कैसे? जैसे देखिए, यदि उदाहरण के तौर पर 5/7 एवं 15/21 तुल्य भिन्न है, ये आपको पता करना है। तो आप इसके क्रॉस प्रोडक्ट से, कैंची गुणनफल से पता कर सकते हैं। उसके लिए क्या कीजिए, पहले का अंश का दूसरे के हर के साथ गुणा कीजिए और दूसरे के अंश के साथ पहले के हर का गुणा कीजिए और प्राप्त कीजिए कि ये कितना प्राप्त होता है। आप देख रहे हैं कि आपको प्राप्त हुआ है 105 और इधर से प्राप्त हुआ 105। क्या ये दोनों प्रोडक्ट बराबर हैं?
क्या ये दोनों बराबर गुणनफल प्राप्त हो रहे हैं? यदि ऐसा हो रहा है तो जो आपने भिन्न लिया है वह भी तुल्य भिन्न है। अतः हम कह सकते हैं कि 5/7 एवं 15/21 आपस में तुल्य भिन्न है। तो बात एकदम स्पष्ट हो गई। यदि भिन्न तुल्य हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी तुल्य होगा, या इसके ठीक उल्टा यदि क्रॉस प्रोडक्ट तुल्य हैं, बराबर हैं, तो निश्चित रूप से उसका जो भिन्न है वो भी आपस में तुल्य होगा, इक्विवेलेंट होगा, बराबर होगा। आशा है अब आप तुल्य भिन्न से संबंधित विभिन्न प्रकार के समस्याओं का समाधान काफ़ी आसानी से कर पाएंगे। आइए अब हम बात करते हैं भिन्नों के सरलतम रूप का। भिन्नों का सरलतम रूप। देखिए, वस्तुतः हम जितने भी अब पढ़ रहे हैं ये सब तुल्य भिन्न से ही कहीं न कहीं कनेक्टेड है। सरलतम रूप का मतलब ये हुआ कि एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म, सबसे छोटा स्वरूप जो है। किसी भी भिन्न का हमने बहुत सारा देखा था कि तुल्य भिन्न लिख सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं 3/4 और इसके बहुत सारे तुल्य भिन्न लिखते हैं 6/8, 9/12, 12/16, 15/20, 18/24, 21/28, ऐसे बहुत सारे भिन्न आप लिख सकते हैं। और आप देख पा रहे हैं कि ये सभी का सभी आपस में कैसा भिन्न है? तुल्य भिन्न है। तो देखिए, एक ही भिन्न के कितने सारे रूप हैं, बहुत सारे रूप हैं। इन रूपों में जो सबसे सरल रूप है, सरल रूप किसे कहते हैं? एक ऐसा रूप जिसमें एक के अतिरिक्त और कोई भी सार्वगुणनखंड नहीं हो। तो उस स्थिति में वैसा जो स्वरूप है उसे ही हम लोग भिन्नों का सरलतम रूप कहते हैं। भिन्न के तो रूप बहुत सारे हैं, तुल्य भिन्न अनगिनत हैं। उन अनगिनत रूपों में जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, सबसे सरलतम रूप है, कहने का मतलब है कि जिसके अंश तथा हर का सार्वगुणनखंड केवल एक हो, एक के अतिरिक्त और कोई न हो, तो वैसी स्थिति में हम उसे सरलतम रूप कहते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं भिन्न के इतने सारे स्वरूपों में सरलतम रूप कौन है? 3/4। अन्य भिन्न की यदि हम बात करें जैसे 9/12 या 6/8, उनका यदि आप अंश और हर का गुणनखंड करेंगे तो दोनों में कॉमन जो फैक्टर है वो एक के अलावे भी किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4 आपको प्राप्त होगा। तो उस स्थिति में उसे हम सरलतम रूप में नहीं कहेंगे। आशा है आप भिन्नों के सरलतम रूप को समझ रहे होंगे। भिन्नों का सरलतम रूप आपको यदि कभी ज्ञात करना हो तो उसका एक और आसान तरीका है, खूब उसका गुणनखंड करके जो मैक्सिमम गुणनखंड सार्वगुणनखंड है उसे हटा दीजिए, और जो मैक्सिमम सार्वगुणनखंड होता है उसे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मासा, HCF, महत्तम समापवर्तक, जो आपको पता है। तो किसी भी भिन्न को यदि सरलतम रूप में बदलना हो तो एक और आसान तरीका ये है कि उसके अंश और हर का मासा ज्ञात कर लीजिए, और ज्ञात करने के बाद उसी मासा से दोनों में भाग दे दीजिए। इस प्रकार जो भिन्न का रूप बचेगा वह सबसे छोटा रूप होगा, सबसे न्यूनतम रूप होगा, या उसे आप कह सकते हैं कि सरलतम रूप होगा। जैसे हम यदि कहते हैं एक भिन्न लिख रहे हैं 1/4/3/165 को सरलतम रूप में बदलें। ध्यान दीजिए बच्चों, कैसे बदलेंगे? बिल्कुल इसका गुणनखंड आप करेंगे अधिक से अधिक और उसको
आसानी से आप खुद से बदल सकते हैं, बदलिए, अपना अपना काम कीजिए। यह हमने एक तरीका बताया आपको कि अंश और हर दोनों का मासा ज्ञात कर लीजिए, महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो 143 और 165 का जब आप मासा ज्ञात करेंगे अंश और हर का, तो आइए हम मिलकर करते हैं। एक बार 143, 2 2, फिर हो गया आपका 143, मासा आता है आपको ज्ञात करने 6 बार, और इस प्रकार 11 से फिर 22 में 11 दूनी 22, और आपने ज्ञात कर लिया मासा कितना 11। अर्थात यह जो 11 है यह दोनों में कॉमन फैक्टर है और मैक्सिमम भी है, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो सरलतम रूप में बदलने के लिए आप बहुत आसानी से क्या करेंगे कि अंश एवं हर दोनों में ही मासा का भाग लगा देंगे, और जब मासा का भाग लगाएंगे बच्चों तो लगा लीजिए 143 में यदि आप 11 से भाग दीजिएगा तो बचेगा 13, और यदि 165 में 11 का भाग लगाइएगा तो भागफल आएगा 15। अब जो यह रूप हुआ है भिन्न का 13/15, अब इसके बीच और कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम जो कॉमन है, हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर है, वो तो हमने मासा के रूप में, HCF के रूप में इसे निकाल लिया है। अतः इसी स्वरूप को हम सरलतम रूप या न्यूनतम रूप कहते हैं। तो आप लोगों ने जाना कि किसी भी भिन्न को उसके सरलतम रूप में हम कैसे लिखते हैं और किस प्रकार से उसके बहुत सारे रूप होते हैं, वो आपने तुल्य भिन्न के अंदर देखा। आज की कक्षा में हम लोगों ने मुख्य रूप से तुल्य भिन्न, उसकी तुलना करना, उसका कैंची गुणनफल, क्रॉस प्रोडक्ट, उसके क्या फ़ायदे हैं, उसका कहाँ कहाँ उपयोग करेंगे, साथ ही साथ किसी भिन्न का सरलतम रूप क्या होता है, जैसी बातों पर चर्चा किए हैं। इससे संबंधित आपको जो भी प्रश्न पाठ्य पुस्तक में मिल रहा है, अभ्यास के लिए प्रश्न दिए गए हैं, उसे आप अधिक से अधिक अभ्यास कर लें। हमें आशा है आपने कुछ मुख्य बातों को अपने बुक पर, नोटबुक पर नोट भी किया होगा। अगली कक्षा में जब हम लोग मिलेंगे तो भिन्न के और भी ढेर सारे रूप, समान भिन्न, असमान भिन्न और सबसे खास भिन्नों की तुलना जैसे टर्म से, जैसे पदों से परिचित होंगे एवं उस पर चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आशा है आपसे कि आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस का काम, अपने पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न दिए गए हैं उनको बनाने का काम समाप्त कर लीजिए, और हम लोग और नई जानकारियों के साथ मिलेंगे नई कक्षा में भिन्न के ही कुछ और रूपों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।